मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आयरन के सराउंडिंग इन्वायरमेंट को मेज़र करते हैं और यहाँ पर आयरन के सराउंडिंग इन्वायरमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल शिफ्ट के द्वारा। आज हम यहाँ पर सरल भाषा में सीखेंगे मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिस आयरन के सराउंडिंग इन्वायरमेंट को आपको मेज़र करना है, अब सबसे पहले हम उस आयरन को लेते हैं। लेट सपोज ये आयरन एटम है और इसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट को मेज़र करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि इसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले इस आयरन पर आप करें गामा रेज को डालेंगे। जैसे गामा रेज इस आयरन पर आप डालते हैं, ये गामा रेज सीधी जाती है आयरन एटम के न्यूक्लियस के पास और उस न्यूक्लियस से कोलाइड करती हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है आयरन एटम का न्यूक्लियस लोअर एनर्जी से, लोअर एनर्जी का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी में चला जाता है। लेट सपोज यहाँ पर ये लोअर एनर्जी और यहाँ पर इसकी एनर्जी ज़्यादा है। हायर एनर्जी का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। जैसे गामा रेज की टक्कर से न्यूक्लियस लोअर मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी हायर एनर्जी में जाता है। तो हम इस ट्रांजिशन की हेल्प से, इस जंप की हेल्प से ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच में एनर्जी का कितना गैप है, इस एनर्जी गैप को हम मेज़र कर लेते हैं। इस एनर्जी गैप को जिस फैक्टर में हम मेज़र करते हैं उस फैक्टर को हम यहाँ पर कहते हैं केमिकल शिफ्ट और इसको डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीधी सी भाषा में मैं कहूँ कि जो केमिकल शिफ्ट होती है वो न्यूक्लियस के ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। और देखा ये जाता है, ये जो यहाँ पर आपका एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस भी होगा, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग होंगे इलेक्ट्रॉन। देखा जाता है इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है वो भी इस एनर्जी गैप को डिसाइड करती है। इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इन इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे है वो भी इस गैप को डिसाइड करता है। तो सीधी सी भाषा में मैं कहूँ, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप कितना होगा इसकी वैल्यू डिसाइड होती है इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का इन्वायरमेंट क्या है इस बात से। यदि इलेक्ट्रॉन का इन्वायरमेंट क्या इस बात से डिसाइड हो रहा है तो मैं सीधी सी भाषा में कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो केमिकल शिफ्ट है, इस केमिकल शिफ्ट को डिसाइड करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो है आयरन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। यदि वो अरेंजमेंट वहाँ पर चेंज होता है या उन इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज होता है तो ये केमिकल शिफ्ट भी यहाँ पर चेंज होती है। इसको हम कहते हैं सैंपल। अब मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में गामा रेज कैसे जनरेट की जाती है, इसको जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लेते हैं कोबाल्ट 57 जिसका एटॉमिक नंबर 27 होता है और इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में जो के सेल होता है, उस के सेल का मतलब न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली जो सेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जंप करा देते हैं, जिसको हम कहते हैं के कैप्चर। इसका रिजल्ट ये होता है, यहाँ पर एक नया न्यूक्लियस बनता है आयरन 57 का न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है और ये जो न्यूक्लियस यहाँ पर ये बनता है ये एक्साइटेड स्टेट में होता है। आपको पता है क्वांटम थ्योरी ये कहती है इफ एनी न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट तो विद इन माइक्रो सेकेंड वो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, यानी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है। और जैसे वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है तो यहाँ पर जितना एनर्जी गैप होता है इसके इक्वलेंट एनर्जी वो रिलीज़ कर देता है और जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ करती है ये होती है हमारी गामा रेज। इसी गामा रेज को आप क्या करेंगे, जिस सैंपल यानी आयरन के सराउंडिंग इन्वायरमेंट को आपको पता करना है उस पर आप यहाँ पर डालेंगे। इसको हम कह देते हैं सोर्स। तो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक सोर्स होता है और एक होता है हमारा सैंपल, यानी सैंपल का मतलब वो आयरन न्यूक्लियस जिसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट को हमें जानना है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस होता है
उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का कितना अमाउंट है, वो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट और इन इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है, ये मिलकर डिसाइड करता है इस गैप को। इस गैप का मतलब केमिकल शिफ्ट को। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूंकि यहाँ पर न्यूक्लियस आयरन है, आयरन के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कुछ ऑर्बिटल्स यहाँ पर पी ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं पी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कुछ यहाँ पर डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी आयरन के न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तीन तरह के हैं। वन इज एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब वे इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सेकंड इज डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी वे इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। एंड द नेक्स्ट इज वे इलेक्ट्रॉन जो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जिनको हम कह सकते हैं पी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यदि आपको इन ऑर्बिटल की शेप के बारे में जानकारी है तो आपको पता है डी ऑर्बिटल जो होता है वो कभी भी न्यूक्लियस के ऊपर डायरेक्टली लाई करता ही नहीं है। यदि डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ऊपर डायरेक्टली लाई नहीं कर रहा है तो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस पे डायरेक्टली लाई नहीं करेंगे। यदि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे डायरेक्टली लाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस गैप को अफेक्ट नहीं करेगी, और वो करती ही नहीं है। एग्जैक्टली सिमिलर मैनर, यदि p ऑर्बिटल की शेप आपको पता है तो p ऑर्बिटल ऐसा होता है कि वो न्यूक्लियस पे डायरेक्टली लाई करता ही नहीं है। तो p ऑर्बिटल न्यूक्लियस पे डायरेक्टली लाई नहीं कर रहा है तो p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये भी न्यूक्लियस पे डायरेक्टली लाई नहीं करेंगे, और यदि डायरेक्टली लाई नहीं कर रहे हैं तो p इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इस गैप को अफेक्ट नहीं कर पाएगी, यानी केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट नहीं कर पाएगी, ये भी नहीं कर पाएगी। अब बाकी बचती है हमारी एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपको पता है एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, और स्फेरिकल शेप का जो सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस। यानी आप ये कह सकते हैं एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के ऊपर लाई करते हैं, यानी एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली न्यूक्लियस के ऊपर लाई करती है। जब ये न्यूक्लियस के ऊपर लाई करती है तो सीधा सा रिजल्ट ये निकल कर आना चाहिए कि एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस गैप को अफेक्ट करनी चाहिए, यानी केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करनी चाहिए, और होता भी एग्जैक्टली यही है। यानी यहाँ पर ये जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है इसको केवल एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही अफेक्ट करती है, ना तो पी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको अफेक्ट कर पाती है और ना ही डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको अफेक्ट कर पाती है। अब ये एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केमिकल शिफ्ट को कैसे अफेक्ट करती है इसको एक्सप्लेन करता है एक बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन जो कि मॉसबियर ने दिया था। तो मॉसबियर ने एक एक्सप्रेशन हमें दिया और उस एक्सप्रेशन की हेल्प से मॉसबियर ने समझाने की कोशिश किया कि जो केमिकल शिफ्ट होती है आयरन न्यूक्लियस के लिए इसकी वैल्यू एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कैसे डिपेंड करती है। तो उन्होंने कहा एक्सप्रेशन होता है केमिकल शिफ्ट, दिस इज द केमिकल शिफ्ट, ये इज इक्वल टू होती है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है उसके। यदि इस यूनिवर्सल कांस्टेंट में आप मल्टीप्लाई कर दें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस व्हेन प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट, आपके पास न्यूक्लियस था, सैंपल का न्यूक्लियस था, सैंपल का न्यूक्लियस कभी ग्राउंड स्टेट में था कभी एक्साइटेड स्टेट में। तो जब सैंपल का न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है इसका स्क्वायर करें और उससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी इट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सैंपल, सैंपल का न्यूक्लियस लेना है इन ई का मतलब एक्साइटेड, एस का मतलब स्टेट। यानी जब सैंपल का न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है तो उसका आप रेडियस लें, उसका स्क्वायर करके उसमें मल्टीप्लाई कर दें, माइनस करें इसमें से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस व्हेन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, इट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सैंपल इन जी का मतलब ग्राउंड, एस मतलब स्टेट। यानी
सैंपल का न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका जो रेडियस होगा न्यूक्लियस का, उसका स्क्वायर करके उसे मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस आप करते हैं तो एक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें मल्टीप्लाई करना है। आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें थी, तो सोर्स था, एक सैंपल था। अब आपको क्या करना है, सैंपल का जो न्यूक्लियस है उस पर देखना है एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है और उसका करना है स्क्वायर, यानी इट इज एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सैंपल न्यूक्लियस। इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करें एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सोर्स के स्क्वायर से। इट इज एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सोर्स न्यूक्लियस। इससे आप इसमें स्क्वायर करके माइनस आप इसमें कर देते हैं। तो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन बन रहा है, ये कैसे आया, ये आपके डिस्कशन का पोर्शन नहीं है। आप केवल इस एक्सप्रेशन को आप याद रखिएगा। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बताता है कि एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यदि आप चेंज करते हैं, केमिकल शिफ्ट कैसे यहाँ पर चेंज होती है। इस एक्सप्रेशन की यदि आप बात करें, इस एक्सप्रेशन को आप यदि अप्लाई करें फॉर आयरन 57 न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के लिए अप्लाई करें और मॉसबेरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसी न्यूक्लियस को हम पढ़ते भी हैं, तो देखा जाता है इस न्यूक्लियस के लिए आयरन 57 का न्यूक्लियस जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसका रेडियस, और आयरन का न्यूक्लियस, यही वाला न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में होता है, इसका रेडियस में कंपैरिजन करें तो एक्साइटेड स्टेट में इसका रेडियस कम होता है और ग्राउंड स्टेट में इसका रेडियस ज़्यादा होता है। तो जिसका रिजल्ट ये आएगा कि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो जिसका रिजल्ट ये आएगा कि ये वाला टर्म्स जो है, इस टर्म्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहता हूं, क्योंकि न्यूक्लियस आयरन 57 ही हमें स्टडी करना है हमेशा, तो जिसका रिजल्ट ये होगा, ये टर्म, ये वाला टर्म्स का वैल्यू नेगेटिव तो है, लेकिन ये और ये कांस्टेंट रहेंगे। जब ये कांस्टेंट रहेंगे तो इनके स्क्वायर का जो सब्सट्रैक्शन है वो भी कांस्टेंट रहेगा, यानी ये टर्म्स नेगेटिव में तो आएगा, नेगेटिव में आने के साथ साथ हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर चूंकि मॉसबेरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आयरन 57 न्यूक्लियस ऐसे सोर्स ही हमेशा यूज किया जाता है, तो जिसका रिजल्ट ये होगा कि वहाँ पर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी उस सोर्स के सराउंडिंग के, और वो भी आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखें 1 2 3 4 आपके टर्म्स थे, 4 में से 2 ये वाले टर्म्स और तीसरे वाला ये टर्म्स आपका आ रहा है कांस्टेंट। केवल जो वहाँ पर वेरी करेगा ये वाला टर्म्स, ये टर्म्स आपका वेरिएबल रहेगा, एक टर्म्स। अब मैं यहाँ पर एक केस अप्लाई करता हूँ। यदि मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज मेरे पास ऐसा सैंपल है जिसमें एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सैंपल न्यूक्लियस बहुत कम है इन कंपैरिजन ऑफ द एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द सोर्स। ये वाली कंडीशन है। यदि ये वाली कंडीशन है तो यहाँ पर केमिकल शिफ्ट, ये वाली कंडीशन है तो यहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मुझे आप बताइए। ये वाला टर्म्स आपका, ये वाला टर्म्स, ये टर्म्स हमेशा नेगेटिव में होता है। अब यदि ये कंडीशन है तो ऑब्वियसली बात है ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि ये वाला टर्म्स भी, ये वाला टर्म्स, ये भी आपका नेगेटिव आ जाएगा। जब ये नेगेटिव आ रहा है तो ओवरऑल केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ गई आपकी पॉजिटिव। यानी यहाँ से आपको ये समझ में आ गया है, ज़रा यहाँ पर आप कंसंट्रेट कीजिएगा। यदि एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सैंपल न्यूक्लियस ये कम है, यानी इसकी वैल्यू स्मॉल वैल्यू है, तो उस केस में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है आपकी पॉजिटिव। यदि आप इसका उल्टा कर दें, आप क्या करें, जो सैंपल पर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी वैल्यू को लार्ज कर दें, बढ़ा दें, लार्ज वैल्यू आप कर दें जी, इतनी लार्ज करें कि एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सोर्स न्यूक्लियस उससे वो ज़्यादा हो जाए। जब वो उससे ज़्यादा होगी तो इसका रिजल्ट ये निकल कर आएगा कि
ये वाला टर्म्स तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, लेकिन अब की बार ये ज़्यादा हो गया है और ये कम रह गया है, तो इस वाले टर्म्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा पॉजिटिव में। जब ये पॉजिटिव में आएगा तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव। तो यहाँ से आप ज़रा ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए, देखिए यदि डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सैंपल न्यूक्लियस, सॉरी यदि एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सैंपल न्यूक्लियस कम है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव है। यदि एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सैंपल न्यूक्लियस लार्ज है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ रही है आपकी नेगेटिव। यानी जैसे जैसे इसको आप बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सैंपल न्यूक्लियस आप बढ़ा रहे हैं, स्मॉल से लार्ज कर रहे हैं, तो केमिकल शिफ्ट पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में जा रही है। यानी केमिकल शिफ्ट पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में कैसे जाएगी आपका, पहले उसकी पॉजिटिव वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, फिर ज़ीरो आएगी और फिर नेगेटिव आएगी। इसी को कहते हैं केमिकल शिफ्ट डिक्रीज होती जा रही है। यानी जैसे जैसे एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सैंपल न्यूक्लियस आप बढ़ा रहे हैं, केमिकल शिफ्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस ऑब्जर्वेशन को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आपको इसको याद रखना है। तो हमारा हो क्या रहा है, एज एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सैंपल न्यूक्लियस इंक्रीज हो रही है, तो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन आपको याद रखनी है। बिल्कुल उल्टा है, जैसे सैंपल पर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये वाली बात हमें समझ में आई है इस एक्सप्रेशन से। अब हमें ये तो समझ में आ गया था कि जैसे जैसे हम एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सैंपल न्यूक्लियस इंक्रीज करते जाते हैं, आयरन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, यानी पॉजिटिव से वो नेगेटिव चली जाती है। अब किस रेंज में जाएगी वो, यदि पॉजिटिव है तो किस रेंज में पॉजिटिव होगी और नेगेटिव है तो किस रेंज में नेगेटिव होगी। इसको यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप आयरन 57 का न्यूक्लियस आप लेते हैं और वहाँ पर उस न्यूक्लियस के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखते हैं, तो देखा जाता है उस आयरन न्यूक्लियस के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू प्लस 1.5 mm/s से लगाकर माइनस 1.0 mm/s होती है। यहाँ पर केमिकल शिफ्ट जो होती है उसकी यूनिट यहाँ पर mm/s यूज़ की जा रही है। एक्चुअली केमिकल शिफ्ट होती क्या है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसके लिए मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जब इस लेक्चर को आप स्टार्ट करें तो पहले एक बार उस लेक्चर को आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। इससे इस रेंज में आपकी रहती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर केमिकल शिफ्ट नेगेटिव है। यानी जैसे आप इस डायरेक्शन से इस साइड में आ रहे हैं तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। आपको पता है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड तब जाती है जब एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है ऑन सैंपल न्यूक्लियस। यानी यहाँ से यहाँ पर जाने पर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है ऑन सैंपल न्यूक्लियस। ये आपके इसके बीच में और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन मैं सीधी सी भाषा में कहूँ, यदि आप आयरन 57 का न्यूक्लियस ले रहे हैं तो उसका कुछ भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट रखें तो वहाँ पर जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी इस और इसके बीच में आएगी। यहाँ पर थोड़ा मैं और स्पेसिफाई कर देता हूँ, इसके बीच में किस किस तरह के सैंपल के लिए क्या क्या वैल्यू होगी। आप इसको थोड़ा याद रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा और बेहतर होगा। एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। प्लीज़ मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा। देखा जाता है यदि आप आयरन लें, आयरन जनरली दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली होता है, +2 एंड +3 इस में आप लें और इस आयरन को आप रखें आयनिक कंपाउंड में। यानी आयरन आपका +2 एंड द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक
कंपाउंड में है। तो इस तरह के कंपाउंड के लिए केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है देखा जाता है उसकी रेंज होती है प्लस 0.15 mm/s से लगाकर प्लस 0.5 mm/s की रेंज में। यानी यदि आपको कहा जा रहा है कि देयर इज ए कंपाउंड और वहां पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इस रेंज में वो बता रहा है, तो समझ जाइए वहां पर आयरन +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो आयरन है वो किसी ना किसी आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट है। आप ये देख रहे हैं कभी कभी आपका आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी होता है। प्लीज याद रखिएगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं। यदि वहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लो स्पिन कहते हैं, और यदि वीक लिगेंड है तो हम कह देते हैं हाई स्पिन है। इस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हाई स्पिन। HS मींस हाई स्पिन, यानी वहां पर जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड के साथ है। तो उस केस में इस तरह के आयरन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की जो रेंज देखी जाती है वो होती है 0 + 0.5 से लगाकर 0 के आसपास, थोड़ा सा नेगेटिव साइड में भी जा सकती है। हमें यह भी पता है कुछ ऐसे आयरन होते हैं जो कि +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होते हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होते हैं। उस केस में इस तरह के आयरन के लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की रेंज होती है वो 0 से लगाकर -0.5 mm/s के बीच में होती हैं। और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये होते हैं लो स्पिन। आपको पता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जहाँ पर लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं। इस रेंज में है तो आयरन आयनिक कंपाउंड का आयरन है, इसमें है तो आयरन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयरन से जो लिगेंड अटैच होंगे वो वीक लिगेंड होंगे, यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इस रेंज में यदि आ रही है, सॉरी ये माइनस है, माफ कीजिएगा प्लीज, ये माइनस वाली रेंज है। इस रेंज में आ रही है तो +2 एंड +3 आयरन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही आयरन है, लेकिन यहाँ पर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, और जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं कॉम्प्लेक्स को कहते हैं लो स्पिन। कभी कभी आयरन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है, कभी कभी देखा जाता है आयरन के जो कंपाउंड होते हैं वहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो सकती है। कभी कभी देखा जाता है वहां पर जो आयरन के कंपाउंड होते हैं वहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी हो सकती है, और वहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी हो सकती है। यदि आयरन का कोई भी कंपाउंड है और वहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से कोई है, 0 है या नेगेटिव है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव इज आल्सो पॉसिबल इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड व्हेन आयरन एटम कोऑर्डिनेटेड विद अ very strong ligands like CO ligand, तो negative oxidation state is also possible for the iron। यदि +4 भी हो सकती है और +6 भी आपकी हो सकती है। यदि ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उस केस में आयरन की केमिकल शिफ्ट इस रेंज में होती है। जनरली यहाँ पर इसको आपको मेमोराइज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको आइडिया मिल जाएगा जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वहाँ पर दी गई है वो किस तरह के आयरन के लिए दिया गया है, उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है। अभी हम बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो फैक्टर्स केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं Fe+2 का, यानी आयरन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो डेफिनेटली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट आयरन विल बी 3d6। यदि 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब ये है इस आयरन न्यूक्लियस के चारों ओर d ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। d ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, d ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां पर ऐसे दिखाता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, मैं कुछ एक्चुअली समझाना चाह रहा हूं। ऐसे d ऑर्बिटल्स हैं, तो दीज आर 3d6 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे हैं इनकी प्रेजेंस। यहां पर इस आयरन Fe+2 के पास एक और ऑर्बिटल होता है 3s ऑर्बिटल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और देखा जाता है इस 3s ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल के साइज में यदि कंपैरिजन करें तो इसका साइज ज़्यादा होता है। 3s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके कंपैरिजन में 3d के कंपैरिजन में इसका साइज ज़्यादा होता है। यदि इसका साइज ज़्यादा है, आपको पता है s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो these are 3s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब यदि यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इस कहानी को ये ध्यान से देखें, यदि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है जैसे ये न्यूक्लियस 3s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाएगा तो इस अट्रैक्शन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यानी मैं ये भी कह सकता हूं ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस 3s इलेक्ट्रॉन पर अपना जो अट्रैक्शन लगाना चाह रहा है, उस अट्रैक्शन के बीच में, इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है, उस अट्रैक्शन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और जिसका रिजल्ट ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल के ये इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन लग रहा है उसको कम कर देंगे। जैसे अट्रैक्शन कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर बहुत अच्छी अमाउंट में नहीं जा पाएंगे। यानी मैं ये कह सकता हूं these इलेक्ट्रॉन यानी 3d इलेक्ट्रॉन आर प्रोटेक्टिंग द 3s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस अट्रैक्शन, ऐसा ये कर रहे हैं। अब एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, यदि आप यहां पर एक सिंपल सी कहानी मुझे बताइए, यदि हम यहां पर यदि आप यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं फ्रॉम 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आप निकालिए। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव करता हूं, मान लीजिए अभी 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया, तो जिसका रिजल्ट ये होगा, भाई इन इलेक्ट्रॉन्स को आप कम करते जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये होगा कि इस न्यूक्लियस का 3s ऑर्बिटल पर जो अट्रैक्शन था, जिसको ये इलेक्ट्रॉन कम कर रहे थे, वो बढ़ने लगेगा। जब इस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली 3s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस पर इंक्रीज होने लगेगी। 3s का मतलब s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस पर इंक्रीज होने लगेगी। यानी जैसे जैसे एज इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते जाते हैं 3d ऑर्बिटल से, तो इसका रिजल्ट ये आएगा s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन न्यूक्लियस इंक्रीज होने लगेगी। INC का मतलब इंक्रीज। और आपको पता है जैसे s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस पर इंक्रीज होती है तो जो केमिकल शिफ्ट है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां से ये कहानी मेरी एकदम क्लियर है। जैसे d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हैं, यानी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप कम कर देते हैं, तो वहां पर 3s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस पर बढ़ने लगती है। 3s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो केमिकल शिफ्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब जो भी फैक्टर, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो भी फैक्टर 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, लिख देता हूं, जो भी फैक्टर 3d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, वो क्या करेगा? s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन न्यूक्लियस इंक्रीज करेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा? केमिकल शिफ्ट डिक्रीज हो जाएगी। अब आपको बताने हैं मुझे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को
डिक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे फैक्टर्स में से दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा होता है नेचर ऑफ लिगेंड। इन दोनों को एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। इन सभी फैक्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक आयरन और है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अनदर आयरन इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अनदर आयरन इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डेफिनेटली हियर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 3d6, यहाँ पर 3d5 और यहाँ पर 3d4 एंड हियर 3d2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यदि आपसे बात किया जाए s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, आप ज़रा यहाँ पर देखिए, आपको पता है जैसे जैसे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर, इससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी यहाँ पर। आपको पता है s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है वहीं पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होती है, यानी s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड केमिकल शिफ्ट बिल्कुल उल्टा होता है। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का ऑर्डर मुझे आप बता दीजिए क्या बन जाएगा इन सभी में। तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं जो ऑर्डर आपने मेंशन किया है इसका बिल्कुल उल्टा ऑर्डर वहाँ पर बन जाएगा। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू Fe+2 के लिए ज़्यादा होती है, Fe+6 के लिए कम होती है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। लेट सपोज मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्स हैं। एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास FeH2O6 +3 and another complex is FeH2O6 +2. Definitely here the oxidation state of the iron is +3 and here the oxidation state of the iron is +2. अब आपको बताना है, let's suppose this is the complex A and this is the complex B. In both complex where the chemical shift value for the iron atom will be high and will be low. तो आपको पता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है वहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होती है, यानी बी में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड ए में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को अफेक्ट करता है वो होता है लिगेंड, यानी नेचर ऑफ लिगेंड। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं लिगेंड के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली कभी कभी मेटल से आकर कुछ लिगेंड अटैच होते हैं। L स्टैंड फॉर द लिगेंड्स। लिगेंड का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो मेटल से चिपक जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आयरन है, इस आयरन से आकर एक लिगेंड यहाँ पर अटैच हुआ और अटैच होने से इसने पहला बॉन्ड बनाया। आपको पता है पहले बनने वाले बॉन्ड को हमेशा हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और इस सिग्मा बॉन्ड में इस लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। इस बॉन्ड के साथ साथ ये लिगेंड मेटल के साथ एक बॉन्ड और बनाता है जिसको हम कहते हैं सेकंड बॉन्ड बना, तो ऑब्वियसली बात है ये पाई बॉन्ड होगा और इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता है। चूंकि ये लिगेंड सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इस लिगेंड को हम कहते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। और मैं आपको कहना चाहता हूं जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। यानी यहां पर यदि और भी लिगेंड है, मान लीजिए n लिगेंड्स और हैं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कॉम्प्लेक्स, यानी ये कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होगा, आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो जहां पर पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट होते हैं डेफिनेटली 100% वहां पर कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। पाई एक्सेप्टर लिगेंड का मतलब ये होता है मेटल के इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेते हैं अपनी साइड में पाई बॉन्ड बनाने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है मेटल के कौन से इलेक्ट्रॉन, यहां पर मेटल के जो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं वे होते हैं 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, हो क्या रहा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में विड्रॉल कर रहा है। आपको पता है जैसे 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाया जाता है,
लिगेंड की साइड में भेजा जाता है, यानी 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया जाता है, तो s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वहाँ पर कम होने लगती है। तो यदि मैं कह सकता हूँ, यदि इस लिगेंड के पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर की बात करूं, यानी ये लिगेंड मेटल से पाई बॉन्ड बनाने में मेटल के 3d इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी साइड में खींच पा रहा है, इस बात की मैं बात करूं, तो यदि इसका पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर बढ़ रहा है, लिगेंड का पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो हो क्या रहा है, वहां पर मेटल के ऊपर 3d ऑर्बिटल लिगेंड की साइड में जा रहे हैं, यानी मेटल के चारों ओर 3d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। 3d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो उसका उल्टा होता है s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर इंक्रीज हो रही है। s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपको पता है केमिकल शिफ्ट इसका बिल्कुल उल्टा होता है, केमिकल शिफ्ट होने लगेगी आपकी डिक्रीज। तो ये रिलेशन है। तो यदि किसी लिगेंड का पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर ज़्यादा है तो वहाँ पर s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसके ऊपर, मेटल के न्यूक्लियस के ऊपर, और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पर कम आ जाएगी। जितना ज़्यादा जैसे जैसे पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे पाई कैरेक्टर, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। वैसे जब ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड मैंने पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था किस लिगेंड का पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर कम होता है, किस लिगेंड का पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक दूसरे तरह के भी लिगेंड हमारे पास आ जाते हैं, दूसरे तरह के लिगेंड भी आ जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे आयरन है, आयरन से कुछ लिगेंड अटैच होंगे और उनमें से जो लिगेंड होंगे वो लिगेंड मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, उसमें भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और वो लिगेंड मेटल के साथ पाई बॉन्ड बनाने में भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इस तरह के लिगेंड को हम कहते हैं पाई डोनर लिगेंड, चूंकि ये पाई बॉन्ड में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। और आपको मैं कहना चाहता हूं, पाई डोनर लिगेंड हमेशा वीक लिगेंड होते हैं। आपको पता है जहां पर भी वीक लिगेंड प्रेजेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स हमेशा होता है हाई स्पिन। ये कॉम्प्लेक्स होगा हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मेटल को, तो ये इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पाई बॉन्ड में बनने में लिगेंड अपने जिन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस मेटल के 3d ऑर्बिटल में। यानी पाई डोनर लिगेंड मेटल के पास जो d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको बढ़ा रहे हैं। आपको पता है जैसे d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जैसे d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो वहाँ पर s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो केमिकल शिफ्ट इसके उल्टा होती है, केमिकल शिफ्ट वहाँ पर बढ़ जाएगी। अब ये लिगेंड अपना कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं d ऑर्बिटल्स में, इस बात को इनको कहते हैं पाई डोनर इनका कैरेक्टर। यदि इनका पाई डोनर कैरेक्टर आप बढ़ा देते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में डालेंगे। 3d ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे H3s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस पे उतनी कम हो जाएगी। यानी जैसे ये बढ़ेगा तो वहाँ पर s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और यदि ये डिक्रीज होगी तो केमिकल शिफ्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ज़रा आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिक्रीज होकर आ रही है। यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज होकर आ रही है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए, यदि कहीं पर आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वहाँ पर कम होती है, और कहीं पर आपके पाई डोनर लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो वहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये भी आप समझ सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होती है। जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल देकर भी आपको समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, वन इज़ FeCN6
-3. Another complex is FeH2O whole 6 +3. In both complex, this is the complex first and this is the complex second. In both complex, the oxidation state of the iron is +3. यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है. लेकिन आप देखिए CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा, लो स्पिन है. H2 इज द वीक लिगेंड, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, हाई स्पिन है. अभी आपको बताता हाई स्पिन एंड द लो स्पिन में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू किसके लिए कम होती है, लो स्पिन के लिए कम होती है. यानी यहाँ पर ये जो आयरन है, यहाँ पर ये जो आयरन है, इस आयरन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होगी और हाई स्पिन वाले आयरन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी. इस बात को आप जो पीछे मैंने आपको एक टेबल ड्रॉ कराया था उसमें भी आप देखें, मैंने कहा था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू +0.5 से 0 होती है और लो स्पिन के लिए 0 से लगाकर -0.5 mm/s तक होती है. वहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस बात को.